नमस्कार, मेरा नाम अंकित त्यागी। इस वक्त आप टाइम्स ऑन भारत के साथ हैं और इस वक्त की बड़ी बहस जो है वो छिड़ी हुई है लाउड स्पीकर की लाउड राजनीति पर। जी हां, वो लाउड स्पीकर जिसके इस्तेमाल के तौर तरीके को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले साफ आदेश दे चुके हैं, गाइडलाइन तय हो चुकी है, वो आज एक बार फिर से बड़ा मुद्दा बन के उभरा हुआ है। क्या लाउड स्पीकर बहाना है और एजेंडा देश का माहौल बिगाड़ना है ताकि वोट बैंक को साधा जा सके? क्या लाउड स्पीकर से नफरत की राजनीति का नया हथियार बना के इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या लाउड स्पीकर को मुद्दा बनाकर देश में एक बार फिर से हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश हो रही है? यही सवाल लेकर आज बड़ी बहस शुरू करते हैं। दो 2022 में लाउड स्पीकर को देश की राजनीति का मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा साफ कहा था कि आर्टिकल 25-26 में मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता, स्वास्थ्य के दायरे में आते हैं। साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा शोर से राहत मिलना आर्टिकल 21 के तहत जीने के अधिकार के दायरे में आता है। 2005 में अपने इस फैसले को कोर्ट ने लाउड स्पीकर के बजाने का समय और गाइडलाइन बिल्कुल साफ तय कर रखी है। लेकिन देश में राजनीति और राजनीतिक दल लाउड स्पीकर में एक बार फिर से उलझ गए और यह सब तब हो रहा है जब उत्तर प्रदेश में सरकार एक के बाद एक कोर्ट का आदेश जो है वो हर, चाहे वो कोई किसी भी धर्म का हो, उस पर लागू करने की कोशिश कर रही है और एक एग्जाम्पल कम से कम सामने जरूर पेश कर रही है। 30 अप्रैल तक आंकड़ों के मुताबिक पूजा स्थलों से उत्तर प्रदेश में 45,773 लाउड स्पीकर उतारे जा चुके हैं, जबकि 58,861 लाउड स्पीकर्स की आवाज जो है वो कम कर दी गई है। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो एक्शन लिया है और जिसको सफलता जो मिली है, उसे एक तरफ बीजेपी की सरकार लपक कर अपनी सफलता के हिसाब से दिखा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का मानना है कि यह मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए। पहले उनकी जरा थोड़ा आपको सुनवा देते हैं कि उन्होंने कहा क्या। योगी जी ने देश में एक सामाजिक समरसता का माहौल खड़ा किया है। ध्वनि का कम करना और अवैध ध्वनि विस्तारक को उतार देना, चाहे वो मंदिर पर हो या मस्जिद पर हो। अब देखना है कि जो तथाकथित टुकड़े टुकड़े गैंग हैं उनकी जुबान क्या खुलती है। और अब ये तो सचमुच में प्रेम रंजन पटेल ठीक ही कह रहे थे कि अब इसको पूरे देश में लागू करना चाहिए, इंक्लूडिंग बिहार। अब गिरिराज सिंह ने लाउड स्पीकर पर योगी जैसा फैसला देश में लागू करने की बात तो कह दी है, बिहार का नाम खासतौर पे लिया, लेकिन मुख्यमंत्री जो हैं बिहार के नीतीश कुमार, वो ये मानते हैं लाउड स्पीकर पे जो हंगामा हो रहा है ना, सब फालतू बात है। सर, लाउड स्पीकर वाले पर क्या कहना है? अरे फालतू चीज है, जिसको जैसे मन करता है चलता है, बेकार चीज है सर। ये सब चीज पर कहीं कोई इतना। अब बीजेपी अपने सहयोगी नीतीश कुमार को लाउड स्पीकर तो समझा नहीं पा रही और उम्मीद कर रहे हैं कि देश में सब उनके मॉडल को समझ जाएं। वैसे भी आजकल नीतीश बाबू इफ्तार पार्टियां कर रहे हैं, जो इफ्तार पार्टियां शायद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा पसंद आती नहीं है। लेकिन लाउड स्पीकर के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर जबरदस्त हमला करने से नहीं चूक रही। बीजेपी को मौका राजस्थान की इन तस्वीरों से मिला। कल ईद के पहले अलविदा की नमाज थी। जयपुर में ऐसी तस्वीर दिखाई पड़ी जहां मस्जिदों के बाहर लोग नमाज पढ़ रहे थे। सड़क पर नमाज पढ़ने की इस बात को लेकर बीजेपी के लोग भड़क गए और कांग्रेस पर हमलावर हो गए। मामला बनाना सही नहीं होगा कि लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, पर अगर लाउड स्पीकर भड़काने वाला हो, भड़काने के लाउड स्पीकर हुए, इस पर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। लाउड स्पीकर कोई छोटी सी सभा होती है, लाउड स्पीकर लगता है, पर इसका दुरुपयोग किया जाए उससे मैं सहमत नहीं हूँ। अब लाउड स्पीकर भड़काने वाला हो या नहीं, लेकिन देश की राजनीति में लाउड स्पीकर जबरदस्त भड़काने पे उतमादू है। इसमें उमर अब्दुल्ला साहब, राज ठाकरे जैसे कई नेता मैदान में कूद पड़े। उमर अब्दुल्ला का बयान के मुताबिक कश्मीर में ने ऐसे हिंदुस्तान में विलय नहीं किया था जहां लाउड स्पीकर जैसी आज़ादी ना हो।
और राज ठाकरे के मुताबिक महाराष्ट्र में कोई योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। अपने भाई पर ही, अपने चचेरे भाई पर ही हमलावर हैं इस वक्त राज ठाकरे। इसीलिए आज सवाल यही उठता है कि क्या लाउडस्पीकर पर लाउड राजनीति देश का बंटवारा करने की कोशिश तो नहीं है। दूसरा सवाल यह भी है कि लाउडस्पीकर पर योगी सरकार जैसा एक्शन किया जा सकता है। सवाल तीसरा कि क्या लाउडस्पीकर पर सख्त कदम सेक्युलरिज्म की मिसाल बनेंगे या देश का विभाजन करने का एक तरीका। इस बहस में इस वक्त प्रेम शुक्ला साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। किशोर तिवारी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, नेता हैं शिवसेना के। कबीर श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मुफ्ती मंजूर जियाई मुस्लिम धर्म गुरु हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं या किशोर तिवारी जी से। किशोर तिवारी जी, राज ठाकरे साहब कह रहे हैं काश महाराष्ट्र में भी कोई योगी जैसा मुख्यमंत्री होता। ठाकरे साहब को दूसरे ठाकरे अपने भाई समझ ही नहीं आ रहे। देखो, योगी जी ने क्या किया कि 45,000 लाउडस्पीकर उतारे और 58,000 की आवाज कम की। सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर कहती है कि आप 10 से 6 बजे तक मत बजाइए और आवाज कम कीजिए। तो मैं आपको त्यागी जी बता देता हूं कि महाराष्ट्र में हमने ऑर्डर निकाली है। एक तो ये लाउडस्पीकर स्क्वायर टाइप के रहे, दूसरा वो लाउडस्पीकर की आवाज 60 डेसिमल के ऊपर न जाए। अब जब हमने सब कार्रवाई कर दी, उसके बाद योगी भोगी बोलना, योगी जी ने भी 58,000 का आवाज कम किया। अब योगी जी ने 45,000 क्यों उतारे मुझे भी मालूम नहीं तो मुझे तो मालूम पड़ा तिवारी जी। लेकिन इसका मतलब आप ये बात मान रहे हैं कि योगी जी ने जो 58,000 की आवाज कम करी वो बढ़िया किया, महाराष्ट्र सरकार भी वही करना चाहती है, यही मान रहे हैं ना? नहीं, कर दिया, हमने कर दिया। जो वायलेशन करेगा उसको पहले नोटिस इश्यू होगी, बाद में वहां पर उनकी परमिशन कैंसिल कर दी जाएगी। राज ठाकरे साहब पे भी कुछ नोटिस इश्यू होंगे क्या? क्योंकि वो भी लगातार कह रहे हैं बहुत सारा लाउडस्पीकर लगाएंगे मस्जिद के सामने, हनुमान चालीसा चलाएंगे। नहीं, हमारे यहाँ तो जेल में डाल देते हैं, उनको भी डालेंगे। अरे मैं बता रहा हूं ना तुझे त्यागी जी कि कैसा होता है कि प्रेम शुक्ला साहब उनका समर्थन कर रहे हैं राज ठाकरे का। हाँ। लेकिन ये अनुचित बात है कि कोई मस्जिद से उतारने वाली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने गई नहीं। प्रेम शुक्ला जी, कहीं ना कहीं तिवारी जी मान रहे हैं कि आवाज आपने जो कम कराई है योगी जी ने वो ठीक ठाक है, हम भी वैसा ही कर रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे को जेल में डाल देंगे, वो वहां पे नहीं भेदभाव करेंगे। बिल्कुल एक मिनट में बता रहा हूं त्यागी जी, आवाज की तकलीफ होती है नहीं, वो राज ठाकरे को कल जेल में डाल दें, कल औरंगाबाद में उनकी सभा के पहले ही जेल में डाल दें, हम काम मना कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी अपनी एक मिनट, एक बार प्रेम शुक्ला जी से शुरुआत कर लेता हूं, वरना मेरे और आपके बीच में बातचीत रह जाएगी। प्रेम शुक्ला जी, अब अरे मुझे तो बोलने देना था पूरा। जी नहीं, मैं वही कह रहा हूँ किशोर तिवारी जी से कि अभी एक टेलीफोन उठाए, आदरणीय उद्धव ठाकरे को फोन करें। अभी संभाजी नगर, जिसको शिवसेना लंबे समय से कहती रही है, लेकिन आजकल उसको औरंगाबाद कह रही है, उनको जो है औरंगिया से प्यार हो गया है। आदरणीय उद्धव ठाकरे जी औरंगिया की मोहब्बत में दीवाने हुए पड़े हैं। तो ऐसे में औरंगाबाद में वो राज ठाकरे को गिरफ्तार करने कौन मना कर रहा है भाई? नवनीत राणा को गिरफ्तार कर लिया ना, हनुमान चालीसा पढ़ना आपके यहाँ राजद्रोह है, ये तो पता। और दूसरे के घर पे गाली देना, पत्थर मारना, 20 फुट नीचे गाड़ने की धमकी देना, ये सब सद्भाव है। लेकिन महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने, प्रेम शुक्ला जी, लेकिन कोर्ट ने भी तो उनको इस बात पे फटकारा ना। कोर्ट ने भी सीधा उनको, हाई कोर्ट ने भी कहा ना कि किसी के घर के सामने जाके आप इस तरह से कानून व्यवस्था, मुख्यमंत्री के घर के सामने जाके तो ऐसे कर नहीं सकते, वरना कल लोग कहेंगे हम प्रधानमंत्री के घर के सामने जाके नमाज पढ़नी शुरू कर देंगे, फिर उसमें तो काफी आफत हो जाएगी। त्यागी जी मुझे जवाब देने दें। सर एक मिनट, वो जवाब देते जो मैंने सवाल पूछा, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। कि वो कानून नहीं, मेरा सवाल ये पैदा होता है कि आप मुझे वो फ्रेम दिखाइए जिसमें नवनीत राणा या रवि राणा मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो। उन्होंने चुनौती दी, वापस ले ली, लेकिन नवनीत राणा के घर के बाहर पत्थर मारने वाली वीडियो आप ही के टाइम्स नाउ पे अवेलेबल है जी। तो किसी के घर के बाहर पत्थर मारना, बोतल फेंकना, गालियां देना, इसको 20 फुट नीचे गाड़ देने की बात करना, ये सौहार्द रहे, ऐसा तो हाईकोर्ट ने नहीं कहा है ना। तिवारी जी, इसका जवाब तो देना बनता है, इसका जवाब देना बनता है। मतलब अगर शिव सैनिक कुछ करें, वो अगर किसी के घर में धमकी दें, पत्थर मारें, तोड़ फोड़ करें, तो उनको तो तुरंत थाने से ही बेल मिल जाए, और बाकी किसी को आप ऐसे बंद कर दें कि वो बाहर निकलने के लिए, उनको बेचारों को 12 दिन हो गए बाहर नहीं निकल पाएंगे।
नहीं नहीं, ये देखो जमानत तो कोर्ट देता है, मेरी बात समझ। इसलिए सरकार बनाया इन लोगों ने। मुझे 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 बोल लीजिए सर। हर्षवर्धन जी को भी कुछ पूछना है आपसे, उसके बाद उनको भी लेके आता हूं। देखो, इनके नए नए दोस्त ठाकरे और नवनीत राणा बने हैं। यही राज ठाकरे उत्तर भारतीयों को ढूंढ ढूंढ के मारते थे। एक बात समझ लो, मैं बता रहा हूं कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हमने कार्रवाई नहीं की और अराजकता। जब शिवसेना में थे और शिवसेना से निकाला नहीं था उनको 2003 में। एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। उत्तर भारतीयों को राज ठाकरे ने कैसा बीच तब उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई शिवसेना ने की थी? जरा किशोर तिवारी जी याद करके बता। किशोर तिवारी जी बता रहे, सुन लीजिए किशोर तिवारी जी की बात। बता रहा नहीं, मैंने संजय राउत से बात की है। वो 20 फुट गाड़ने वाड़ने पे की बात पे वो उन्होंने कहा है कि 20 फुट तो नहीं, वहां पानी लग जाता है 20 फुट में, तो 6 फुट तक करेंगे। तो प्रेम शुक्ला जी वो थोड़े अब। लेकिन ये एक बात बताइए, आप मुस्कुरा के ये बातें कर रहे हैं, किसी को गाड़ देंगे, 6 फुट गाड़ देंगे, 20 फुट गाड़ देंगे। आप एक पार्टी को यहां पर चैनल पर, नेशनल चैनल पर आके आप यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छा लगता है सर? फिर आप लोग कहते हैं फिर काहे की लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस क्या फिर सैनिक ही तय कर लें, उठा के किसी को भी बंद करके गाड़ना शुरू कर दें? अगर आप ही इस तरह की बात करेंगे मुस्कुरा के, तो देश के अंदर क्या मैसेज जाएगा? क्या आपके समर्थक करेंगे? देखो, ये तुम्हारे इतने चैनल वाले किसी प्रवक्ता को सुबह से शाम तक परेशान करते, बाद में वो चिढ़कर कुछ बोल देता है तो वो ही चलाते हो। अब ये है ना, कभी आवेश में बोला होगा तो मैं। अरे आवेश में तो उन्होंने, चलिए मान लिया उन्होंने आवेश में बोला, आपने तो, मैंने आपसे पूछा, आपने कहा मेरी बात हुई 20 फुट नहीं गाड़ेंगे, पानी आ जाता है 6 फुट, यानी कि मानसिकता ही सबकी ये है कि गाड़ने में विश्वास रखते हैं। त्यागी जी, मैं चाहता था कि तुम 6 फुट पे आ जाओ, अब इसके बाद 6 फुट पे बहस होगी अपनी। चलो बाद में मैं ना नहीं गाड़ने पे आ जाऊंगा। सर देखिए, मैं एक बात आपको हर्षवर्धन जी को लेके आना चाहता हूं। मैं इस बात को आपको बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं तिवारी जी, आप कई बार हमारे शो पे आते हैं, मैं हमेशा बहुत सभी अपने गेस्ट से बड़ा सम्मान से और इज्जत से बात करता हूं, लेकिन इस तरह की बात शायद आपको करने से पहले 4 बार सोचनी चाहिए। नेशनल टेलीविजन पे किसी को भी आप इस तरह की धमकियां दे रहे हैं, गाड़ देंगे 6 फुट 20 फुट की बात नहीं है, बहस फुट की नहीं हो रही है, बहस सोच की और मानसिकता की हो रही है। हर्षवर्धन जी, कहीं ना कहीं यही दिखाई पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को जब फॉलो करने की बात आती है तो सिलेक्टिव हो जाते हैं, और उसके बाद अगर अपने को समझ में नहीं आती, जो राजनीति कल तक खुद करते थे, आज भी सत्ता में आने के बाद भी उसी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को गाड़ने की धमकियां दे रहे हैं। तभी सवाल उठता है कि क्या आप सेलेक्टिव हो जाते हैं जब शिव सैनिक कोई गलती करते हैं या कोई और कुछ गलती करता है? तो देखिए अनंत जी, मैं कहूंगा कि किशोर जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और हंसते मुस्कुराते रहते हैं। मैं इनके बारे में एक बात कहता हूं, अक्सर इनके साथ डिबेट में रहता हूं, गंभीर नहीं होता मामला और झगड़ा झंझट नहीं होता है, डिबेट थोड़ी कूल हो जाती है। लेकिन ये वाला जो बयान था ये तिवारी जी, ये शर्मनाक है और मुझे लगता है कि आपको क्षमा मांगनी चाहिए, आपको कहना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई, मेरी जुबान से निकल गया। आपके जैसे वरिष्ठ सम्मानित प्रवक्ता से ये बात कि नहीं हम 6 फीट पे गाड़ देंगे और आप उसके बाद कहें कि हम 20 फीट से 6 फीट पे बहस लाना चाहते थे, तो ये अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो शर्मसार आप भी हो रहे होंगे, कम से कम मैं तो हो रहा हूं, मैं इस बहस का हिस्सा हूं, मुझे शर्म आ रही है। अब दूसरी जो बात है, देखिए शिवसेना इसी तरह की राजनीति करती रही। मैं खत्म कर लेता हूं किशोर जी, मैं खत्म कर लेता हूं। किशोर जी, आपने अपनी बात कह दी सर, आप भी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा, और किसी को एक एक करके करते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। आप बोल दीजिएगा। आपने, आपको जब आपके पास मौका था सर, जो आपने बोला, आपने कहा मैं बहस को 6 फीट पे लेके आ रहा हूं, मैं बहस को 6 फीट से उठा के धरातल पर जो मुद्दा है उस पर ले आता हूं। हर्षवर्धन जी अपनी बात खत्म कीजिए, फिर तिवारी जवाब देंगे। मुझे पहले पूरा करने दीजिए किशोर जी, मुझे पूरा करने दीजिए, क्योंकि आप बोलेंगे मैं बोलूंगा, दोनों बोलते रहेंगे, किसी बात टीवी के दर्शकों को सुनाई नहीं देगी। टाइम्स नाउ नव भारत। मैं जो कह रहा हूं कि शिवसेना जिस ब्रांड पॉलिटिक्स पे है वही कर रही है। आपको ध्यान में होगा ना, वो एक्स नेवी ऑफिसर थे, उनकी आंख वो फोड़ दी थी, लगभग फूटने की नौबत आ गई थी, वो आंख से खून आ गया था और लोगों ने देखा था। वो आपने देखा होगा कि मुंडन कर दिया था पकड़ के कि उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ कुछ बोल दिया है। ऐसे एक नहीं जाने कितने घटनाक्रम होते हैं, आप उसमें इन्वॉल्व करते हैं लोगों को और उसके बाद कहते हैं कि देखो यही तरीका है तुम्हारा। उस दिन भी लोग कह रहे थे कि हम इंतजार कर रहे हैं कि नवनीत राणा आए तो हम उनको सबक सिखाएं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद, सत्ता में होने के बाद, लोकतंत्र का, कानून का राज होना चाहिए। शिवसैनिक इस तरह से अगर बात करेंगे तो बहुत अच्छा नहीं। और सही बात यही है, आप वहां पर संविधान की शपथ लेके बैठे हैं, पुलिस आपके अंडर है, आप पे सब पे समान
लॉ एंड ऑर्डर को, कॉन्स्टिट्यूशन की हर धारा को, सबके समान आपके ऊपर लगाना है। तिवारी जी 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, जवाब दीजिए। मुझे अपने बाकी 2 गेस्ट हैं उनसे भी, उनके पास भी जाना है। मैं प्रेम शुक्ला जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी और अंकित आपकी अनकंडीशनल एपोलॉजी देता हूं। मैंने हुमर के तहत कहा था ऐसी बातें तो राजनीति में होना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं अब 20 फुट मुझे पूछते, उन्होंने कुछ नॉटी बोला तो मुझे नॉटी बोलते। मैं बोल रहा हूं कि विवेक और संयम ये रहना चाहिए। बिल्कुल। मैं त्रिपाठी जी और प्रेम शुक्ला जी और आपका सम्मान सर, अनकंडीशनल एपोलॉजी करता हूं। आपका सम्मान इस बात पर, और कोशिश यही करनी चाहिए। कई बार कुछ बातें मुंह से निकल जाती हैं, अगर आपको लगे कि कुछ गलत निकल गया तो तुरंत उसमें माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन मैं एक बार फटाफट जो हमारे बाकी दोनों गेस्ट भी हैं जिनसे अभी तक बातचीत नहीं पाई, उनको भी इस डिबेट में ले आता हूं। मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं कपिल श्रीवास्तव जी से, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अखिलेश जी की बड़ी सारी तस्वीरें आजकल सर जा रही हैं, इफ्तार पार्टी में दिखाई पड़ते हैं, पर टोपी लाल वाली लगाए रखी है, शायद कुछ सीख गए। लेकिन उस पर पार्टी का व्यू क्या है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से जो अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो लाउडस्पीकर पे एक्शन लिया है, कहीं पर कोई समस्या नहीं हुई, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, मंदिर में भी गए, मस्जिदों में भी गए, गुरुद्वारों में भी गए, चर्च में भी गए, हमने वो रिपोर्ट भी दिखाई अपने दर्शकों को। तो आपको लगता है ना कम से कम एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष होने के नाते पीठ थपथपाएंगे सरकार की? देखिए, बहुत सीधी सी बात है त्यागी जी कि 2005 में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी वर्डिक्ट के अंदर कह दिया था और पूरे देश के लिए नजीर सेट, और पूरे नजीर जो देश के अंदर सेट की थी वो धीरे धीरे जहां जहां राज्य जैसे जैसे उनकी अपनी परिस्थितियां बन रही हैं वो कर, और अगर संवैधानिक कोई मसला है और संविधान के हिसाब से काम हो रहा है, न्यायप्रिय ढंग से हो रहा है, तो एक सकारात्मक भूमिका किसी को भी निभानी चाहिए, क्योंकि हम देश और प्रदेश के जनवासियों के लिए सुलभता और विकास के लिए राजनीति करने आए, कोई स्वार्थ की राजनीति करने नहीं आए जी। लेकिन उत्तर प्रदेश के सकारात्मक विपक्ष से अन्य देश के उन भागों को सोचना चाहिए जहां सत्ता में कोई है और विपक्ष में कोई है। वहां विपक्ष क्या कर रहा है? वहां तो आग में घी डालने का काम कर रहा है, और ये सकारात्मक भूमिका नहीं है। हम तो ये कहते हैं लाउड स्पीकर कोई मुद्दा नहीं है, इस वजह से नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही डिसाइड कर दिया जी। जो चीज डिसाइडेड है उसको आप मुद्दा कैसे बना सकते? उस पे मुद्दा इसलिए बन रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड किया था वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था, वो पूरे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा था, इस वजह से मुद्दा बन रहा है। पर आप ठीक कह रहे हैं, देश में समस्याएं बहुत सारी हैं, और प्रेम शुक्ला जी मुस्कुरा भी रहे होंगे कि देखिए समाजवादी पार्टी बैठ के वहां ताली बजा रही है, योगी आदित्यनाथ ने अच्छा करा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा हमला आप पे भी कर रही है कि आप लोग कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। मुफ्ती साहब, मैं आपसे फटाफट जानना चाहता हूं, जो पूरा सरकार का, योगी आदित्यनाथ सरकार का जिस तरीके से इसके ऊपर एक पूरा एक्शन रहा है, उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि देखिए आजादी हमारी, हम लाउड स्पीकर लगा कितनी जोर से बोले। अरे इस देश के अंदर कानून चलेगा ना सर, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है, गाइडलाइंस तय करता है, तो हम सबको मानना पड़ेगा, चाहे मैं मंदिर में पुजारी हूं, चाहे मैं किसी मस्जिद में मौलाना हूं। अंकित जी, उमर अब्दुल्ला के कहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। मुल्क जो है वो कानून के दायरे में है। ये और बात है कि हम दबे कुचले हैं, हम वो हैं जिन्हें हमेशा दबाया और कुचला जाता है, हर दौर में कुचला गया है, आज भी कुचले जाएंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक दायरा है, वो है सुप्रीम कोर्ट का। वो कानून के दायरे के तहत में हर मस्जिद में, हर दरगाह में, हर खानकाह में, हर मंदिर में, हर उस जगह पर, और मैं तो यहाँ तक के 2 कदम और आगे बढ़ करके चाहूंगा कहना कि हर सभा के अंदर में, हर प्रोग्राम के अंदर में जो बड़ी बड़ी रैलियां होती है, उस रैलियों के अंदर में भी उन तमाम चीजों का खासा ख्याल रखा जाना चाहिए जो कि दस्तूर के मुताबिक है और कानून के मुताबिक है। इसमें मुसलमानों का कोई मसला ही नहीं है। हमने कभी ये नहीं कहा है कि भैया हम नहीं उतारेंगे या हम नहीं तोड़ेंगे या हम नहीं हटाएंगे। हम मारपीट करने वाले लोग तो नहीं है, हम तो कानून के दायरे में रह करके अपने कानून की पालन करने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारे पास तो संविधान ही है, एक तो और कुछ बचा नहीं है। हमारे पास कोई पार्टी नहीं है, हमारे पास कोई ताकत नहीं है, हमारे पास कोई सत्ता नहीं है, हम किसी को गाड़ नहीं सकते, किसी को उठा नहीं सकते, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि अपने कंधों पर संविधान का बोझ लेकर के जरूर चल सकते हैं। संविधान का बोझ नहीं है सर, संविधान का बोझ नहीं होता सर, संविधान तो हमारे लिए, हमारे हम सबके लिए बड़ा सम्मान है कि हम इस देश में रहते हैं जहां का संविधान को पूरी दुनिया भी मानती है कि हमने बहुत अच्छा संविधान है और सब लोगों के बराबर हक देने की कोशिश करता है। पर मैं आपसे छोटा सा एक जवाब बस चाहता हूं। आप एक तरफ आप कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो करना चाहिए, फिर ये विक्टिम कार्ड क्यों खेला जाता है कि हम दबे कुचले हैं? इसमें तो कोई ऐसा आपके खिलाफ कोई ऐसा कुछ करा नहीं जा रहा है, ये जो सभी धर्मों के ऊपर लागू किया जा रहा है।
नहीं, देखिए ना, मुल्क के अंदर में जिस तरीके की फिजा बनाने की लोगों ने कोशिश की है, ये और बात है कि फिजा है नहीं है ये अलग मुद्दा कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके की फिजा बनाई जा रही है, जिस तरीके के माहौल तैयार किए जा रहे हैं, जिस तरीके से मुसलमानों के घरों को तोड़े जा रहे हैं, जिस तरीके से बच्चों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल भी आपको देखते हैं, हमें देखते हैं। इस सूरत हाल में कहीं ना कहीं हमें इस जो बात का घर ख्याल तोड़े रखना जा रहे चाहिए हैं कि उस पर आप बहस कर सकते हैं ज्यादा कम किसके टूट गए, लेकिन वो तो दंगाइयों के तोड़े जा रहे हैं। सरकार तो यही कहती है, और वहां पे तो कुछ हिंदू, जैसे दिल्ली के अंदर कुछ हिंदू घर भी तोड़े गए। प्रेम शुक्ला जी, जब इतनी बात मानी जा रही है कि देखिए ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, ये इस तरह का होना चाहिए, फिर ये विक्टिम कार्ड खेलने का खेल क्यों होता है? अयोध्या में जिन 11 लोगों के ऊपर में कार्रवाई नहीं हो रही है, उनके घर तोड़े देखिए, दरअसल विक्टिम कार्ड खेलने का एक अभ्यास हो गया है। देखिए, शांति 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 ने गोरखपुर मठ में जिसने आतंकी हमला किया था उसका घर भी नहीं तोड़ा गया, क्योंकि उसका घर अवैध नहीं था। जिनके अवैध घर थे वो तोड़े गए, और उसमें अवैध के आधार पर तोड़े गए। खरगोन में जो है वो मुसलमानों के भी घर टूटे, हिंदुओं के भी घर टूटे हैं, और यह सर्वोच्च न्यायालय के हलफनामे में सरकार ने बाकायदा दायर किया है। जहांगीरपुरी में भी हिंदुओं के घर भी टूटे हैं, मुसलमानों के भी घर टूटे हैं। लेकिन जो लोग पाकिस्तान को अपने मानस में लेकर आज भी जी रहे हैं, भारत के विभाजन में जिनको सुख प्राप्त होता है, ऐसे लोग सिर्फ मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं कहकर भारत को बदनाम करने का कोई अवसर नहीं खोना चाहते, क्योंकि उनके मन में एक अपराध बोध है कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर उत्पीड़न हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, अफगानिस्तान से हिंदू साफ कर दिए गए। पूरी दुनिया में जहां भी इस्लामी देश है वहां किसी अन्य धर्म के लोगों को जिंदा नहीं रहने दिया जा रहा है। ऐसे में हिंदुस्तान को भी उसके बराबर लाकर करना ये हमारा दायित्व है। इस दायित्व के तहत कुछ जो कट्टरपंथी तंजीमों को चलाने वाले लोग हैं, भाई लाउड स्पीकर का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का 2005 से 2022 में 17 वर्षों में एक बार मुझे बताइए कि उलमा काउंसिल ने एक अपील जारी की हो कि भाई ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है, इसका पालन करना है। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो तो मंदिरों पे भी हो रहा है। कई मंदिरों में भी लाउड स्पीकर उतारे गए हैं, कई मंदिरों में भी लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। तो सिर्फ ये कहना कि आवाज सिर्फ मस्जिद से ही आ रही थी या वहीं पर ज्यादा थी, ये तो ठीक नहीं होगा ना सर। पंडित जी जरा सुनिए, शुक्ला जी आप इस बहुत बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि मैं रुक जाइए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मुंबई शहर जरा मुझे 30 सेकंड दीजिए मुफ्ती साहब, 30 सेकंड जी। अभी मुंबई शहर आप देख लीजिए, मुंबई शहर में बाबूलनाथ मंदिर पर कितने लाउड स्पीकर है जरा बता दीजिए, मुंबा देवी मंदिर पर कितने लाउड स्पीकर है बता दीजिए, सिद्धिविनायक मंदिर पर कितने लाउड स्पीकर है जरा बता दीजिए। किसी मंदिर पर लाउड स्पीकर नहीं है, लेकिन मीनारा मस्जिद पर लाउड स्पीकर है, हरी मस्जिद पर लाउड स्पीकर है, मुगल मस्जिद पर लाउड स्पीकर है, हाजी अली खानका पर लाउड स्पीकर है, माहिम की दरगाह पर लाउड स्पीकर है। तो अगर मुस्लिम धर्मस्थलों पर लाउड स्पीकर है, हिंदू धर्मस्थलों पर लाउड स्पीकर नहीं है, तो किसको कहा जाए उतारने के लिए? लेकिन ये तो उत्तर प्रदेश में तो मंदिरों से भी उतारे गए हैं सर। मैंने रिपोर्ट, हमने अपने चैनल पर रिपोर्ट दिखाई है, मंदिरों से भी उतारे गए हैं, गुरुद्वारों से भी उतारे गए हैं। इसको धर्म विशेष बना के अगर खेलेंगे तो फिर वही सवाल आ जाएगा कि क्या इसको धर्म का मामला बना के पेश किया जा रहा है। उतारिए ना, सारे धर्मस्थलों से उतारिए, और जी विरोधी नहीं कर रहा है। मंदिरों में कहीं महाराज सुन लीजिए, आपने जिस तरीके मुफ्ती जवाब दीजिए। आपने कहा महालक्ष्मी टेम्पल के ऊपर में बोंगे नहीं है, आपने कहा सिद्धिविनायक पर नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, आप सुन लीजिए महाराज, सुन लीजिए कि हाजी अली दरगाह पर भोंगे जरूर है, माहिम दरगाह पर भोंगे जरूर है, लेकिन कानून के दायरे में बचते हैं, कानून के तहत हैं, और कानून ने ही रखने का इख्तियार दिया है, और कानून की इजाजत के साथ वहां पे रखे गए हैं। किसी ने इलीगल कोई काम नहीं कर रहे हैं दरगाह शरीफ पर। दूसरी बात आपको बहुत सुनिए ना, कानून के दायरे में है, कानून के दायरे में बचता है। आप अगर चेक कीजिए ना महाराज, चेक कर लीजिए ना, हम चेक करने से हम चेक कर लीजिए, आप अगर कहाँ उल्लंघन हो रहा है जरा उसके बारे में बताइए ना महाराज। अगर हम उल्लंघन करें हम कितने पे उल्लंघन दिखाइए ना, हम आपको उल्लंघन की बात बताने की कोशिश करेंगे, हम उल्लंघन दिखाने की कोशिश करेंगे। तिवारी जी लेकिन चलिए, क्योंकि मुंबई की बात आ गई है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चाहे मंदिर हो, चाहे सिद्धि विनायक मंदिर हो, चाहे कोई भी मंदिर हो, चाहे कोई भी दरगाह हो, कानून तो सब पे लागू करेंगे ना आप? बोलिए। मुझे आवाज आ रही है मेरी? मुझे आवाज आ रही है जी, बोलिए। हाँ, ये देखो,
कभी जेसीबी या ये वाला बुलडोजर वाले ने भी सोचा नहीं था, या लाउडस्पीकर वाले ने भी सोचा नहीं था कि बुलडोजर और लाउडस्पीकर से राजनीति होगी। प्रेम शुक्ला जी, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, तो मैं एक बताना चाहता हूं, मैंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पूरा पढ़ा है, उसमें उन्होंने लाउडस्पीकर का साइज भी डिफाइन किया है और डिसिबल लेवल भी डिफाइन किया है, और हमने जो कंडीशनल परमिशन दी है उसमें वो लिख के भी दिया है। अब मौलवी जी बोल रहे हैं तो वो कानून के तहत काम कर रहे होंगे, तो हमने अभी डिसिबल मीटर भी दिए हैं और पुलिस वाले उस पर एक्शन लेंगे। अब ये मामला खत्म हो चुका है महाराष्ट्र में, लेकिन मैं आपको बताता हूं, शुक्ला जी आपके लिए अच्छी बात है, और योगी जी ने किया है, तो उन्होंने 45,000 में से 37,000 लाउडस्पीकर मंदिरों के उतारे हैं। तो आप जो कह रहे हैं मंदिरों पे लाउडस्पीकर रहते नहीं, तो 37,000 उतारे कहां से? तो देखिए, लाउडस्पीकर तो हमारे श्रद्धा से जुड़ा हुआ है किशोर जी, और अभी आप फैक्ट चेक सर, लाउडस्पीकर तो मुझे नहीं पता कि किसी भी धर्म की श्रद्धा से जुड़ा हुआ कैसे हो सकता है, ये तो मुझे खैर बात समझ में नहीं आती। पर हर्षवर्धन जी, एक सवाल जो लोग बार बार पूछते हैं और मैं इस पे चाहता हूं आपका थोड़ा प्रकाश, क्या देश में लाउडस्पीकर ही एक बड़ा मुद्दा रह गया है? सारा खेल इसी पे चले जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दामों पर कोई बात नहीं करता। क्या लाउडस्पीकर की आवाज को ऊंचा करके कोशिश की जा रही है कि जो बाकी मुद्दे हैं उनकी जो टीस है उसको थोड़ा दबा दिया जाए? देखिए, राजनीति में दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो ये कि कौन सा मुद्दा है जिसपे प्रतिक्रिया अच्छी आएगी, तो एक वो वजह बनती है, और दूसरा एक जो बहुत महत्वपूर्ण है जिसको मुझे लगता है कि समझना चाहिए कि लंबे समय से अगर समाज में किसी एक बात को लेकर किसी के भी मन में कोई पीड़ा है, या उनको लगता है कि नहीं नहीं हम तो नहीं कर पाते हैं, दूसरा करता है, तो वो हमेशा राजनीति का मुद्दा बनेगा। मुझे लगता है कि लाउडस्पीकर को लेकर बहुत साफ साफ उस नजरिए से देखना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, और उस नजरिए से देखना चाहिए कि एक जो तय सीमा है उससे ऊपर ना हो। और मुझे तो यह भी लगता है कि मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, आज के आधुनिक समय में किसको लाउडस्पीकर पर सुनाना है भाई? आज के समय में अगर आपका कोई कार्यक्रम हो रहा है, किसी दिन बड़ा जलसा हो रहा है, किसी दिन बड़ी सभा हो रही है, किसी दिन बड़ा कोई उत्सव है, तो आप बिल्कुल पुलिस में परमिशन लीजिए और उसके लिए एक बढ़िया जगह पर लाउडस्पीकर कीजिए, कार्यक्रम कीजिए, जैसे उत्सव होता है। लेकिन आप प्रतिदिन अगर लाउडस्पीकर लगाकर अपने किसी भी आराध्य को उपासना पद्धति में मान के और उसको सोच रहे हैं कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। समय के साथ, आधुनिक समाज के साथ आप बदलना जरूर चाहिए, और हर धर्म के अंदर गुंजाइश होती है समय के साथ कुछ परिवर्तन लाने की, और हर धर्म में देखा भी गया कि चीजें बदलती हैं। जो धर्म जिसको नहीं कर पाते वही फिर उसके बाद वक्त चलते वक्त के साथ दिक्कतें पैदा होती हैं। लेकिन कपीश श्रीवास्तव जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं ये बात, क्यों 2022 के भारत में जब हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बुलेट ट्रेन की, मुद्दा जो आजकल सबसे ज्यादा सुनाई पड़ता है लाउड स्पीकर, हिजाब, कुछ माहौल बनाने का कोशिश हो रहा है क्या? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। हमने आपको पहले ही कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया तो फिर मुद्दा कहां रह गया? वहां तो डिसीजन आ गया और वो सबको मान्य है। अब मेरे ख्याल से इसमें जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, कोई नहीं कहेगा कि हमें नहीं मान्य, सभी कहेंगे हमें मान्य। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जो अपनी वर्डिक्ट में बात कही, वो उसके ध्वनि विस्तारक यंत्र के आवाज को सीमित करने का एक उन्होंने मापदंड दिया 60 डेसिबल, और उन्होंने उतारने की बात नहीं की। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये अवैध है, ये वैध है, ये तो सरकारें अपने हिसाब से रेगुलेट करेंगी, उसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन इसे समाजवादी पार्टी देश और प्रदेश का मुद्दा कतई नहीं मानती है। हम बेरोजगारी पे बात करना चाहते हैं, हम महंगाई पे बात करना चाहते हैं, हम आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पे बात करना चाहते हैं, हम व्यापार पे बात करना चाहते हैं, लेकिन इस पर हमारी सरकारें बात नहीं करना चाहती। सर, लेकिन 17 तक सरकार आपकी भी रही, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको इंप्लीमेंट करते हुए दिखाई तो पड़ा नहीं उत्तर प्रदेश, क्यों हुआ ऐसा? अंकित भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपसे बार बार कहा, यह जनता और हमारा मुद्दा ही नहीं है। इसलिए नहीं मुद्दा है कि सहिष्णु भारत के अंदर आज से नहीं, देश जब पराधीन था तब भी और पराधीनता के बाद जब हम स्वतंत्र हुए तब भी किसी व्यक्ति ने कोई शिकायत ये नहीं की कि साहब अगर सुबह मंदिर पर से भजन बजते तो हमारे कान में बड़ा दर्द होता है, आजान आती है, अरे एक दूसरे को सहिष्णुता के रूप में हम लेते रहे। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, आप कह रहे थे कि देखिए मुंबई में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, वहां पर जो
आजकल आपके थोड़े सहयोगी जैसे लग रहे हैं, मित्र जैसे कि कह रहे थे किशोर तिवारी जी, आपके नए नए मित्र जो है राज ठाकरे साहब, वो कह रहे हैं कि देखिए लाउड स्पीकर उत्तर प्रदेश के अंदर सब योगी, उत्तर प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में योगी नहीं है, सब भोगी हैं। सबको आप समझा रहे हैं, लेकिन अपने ही एनडीए के पार्टनर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब को आप ये मुद्दा समझा नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं फालतू का मुद्दा, इन सब बातों पर टाइम मत खराब कीजिए। बहुत मजबूत, अच्छा बोल रहे हो। देखिए, ये फालतू का मुद्दा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को हर स्टेट को इंप्लीमेंट करना है। वो चाहे एनडीए की सरकार, एनडीए का घटक दल हो, यूपीए का घटक दल हो, लेफ्ट फ्रंट का घटक दल हो, जो भी मुख्यमंत्री है, जो भी राज्य सरकारें हैं, उनको जो है इस मामले में इंप्लीमेंटेशन करना था। कपीश जी, आपका प्रश्न जो था उसको छोड़कर भाग गए। 2005 में जब यह आदेश आया तब उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी। 2012 से कर्नाटक प्रदेश में श्रीमान अखिलेश सिंह रुक जाइए सर, रुक जाइए तिवारी जी, रुक जाइए। कभी वो प्रयास नहीं किया, क्योंकि इनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में किसी प्रकार की रुचि नहीं थी। ये रुचि क्यों नहीं थी? क्योंकि संविधान के पालन में इनका, अब दूसरा हमारे मित्रता की जहां तक बात है, सबसे पुराने भारतीय जनता पार्टी के मित्र शिवसेना हुआ करती थी और शिवसेना प्रमुख श्रीमंत बाला साहब ठाकरे ने 8 अक्टूबर 1994 को कोलकाता हाई कोर्ट के एक आदेश के शिवाजी पार्क में विजयादशमी की रैली में ये कहा था कि लाउड स्पीकर से जो अजान है वो बंद करना चाहिए। लाउड स्पीकर से अजान का सबसे पहला विरोध शिवसेना के संस्थापक, शिवसेना प्रमुख और आदरणीय उद्धव जी के पिता, शिवसेना के संस्थापक की जो बात कही गई है उस पे मैं तिवारी जी का रिएक्शन लूंगा। पर जैसे आपने कहा कि कपिल श्रीवास्तव बच के भाग गए 2000 जो उनकी सरकार वाले सवाल से, आपने भी सर अपने जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया। नीतीश कुमार जी को क्यों नहीं समझा पा रहे? क्यों बिहार में जो आपके मंत्री हैं वो क्यों नहीं जा रहे मस्जिदों के और मंदिरों के सामने डेसिबल मीटर लेकर ये कहते हुए कि देखिए यहाँ पर आवाज बहुत तेज है, और मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो फालतू है, उसका इंप्लीमेंटेशन चाहिए। तो आप दबाव बनाएंगे मुख्यमंत्री बिहार पे? न्यायालय के ऑर्डर का इंप्लीमेंटेशन आवश्यक है, तो आप दबाव बनाएंगे ना मुख्यमंत्री जी पर? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तो फालतू कह ही नहीं सकते। ये सरकार का हिस्सा, वो तो मुद्दे को फालतू कह रहे हैं, वो तो मुद्दे को फालतू कह रहे हैं। तिवारी जी, शिवसेना आप कह रहे हैं 1994 की बात मत करो, 2022 की बात करो। तो 1994 से 2022 के बीच में शिवसेना में इतना बदलाव आ गया है कि बाला साहब ठाकरे की कही हुई एक एक बात अब आप लोगों को चुभती है, वो समझ में नहीं आती है। नहीं, देखो, बाला साहब ठाकरे जी हमारे लिए श्रद्धेय है और उनकी सब बातों का हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, लेकिन ये साझा सरकार है। हम तो 30% के पार्टनर है, 70% के तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी है। तो आप साझा सरकार कारण लाउड स्पीकर पे नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई, मैं बता रहा हूँ साझा सरकार कारण हनुमान चालीसा पढ़ना। एक मिनट में बात कर लूं तो शुक्ला जी 99 में आपने राम मंदिर साझा सरकार कारण राजद्रोह है, मंदिर बाजू में रखा था। साझा सरकार में मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे काम किया जाता है। हमारी पूर्ण सरकार आएगी तो ये कहिए ना कि आपने बाजू में रखा है। अरे अभी लाउड स्पीकर हटाएंगे, रोटी पे बोल रहे हैं हम, रोटी पे बोल रहे हैं, काम पे बोल रहे हैं, महंगाई पे बोल रहे हैं, बिजली पे बोल रहे हैं, और उद्धव जी ने जो कुछ भी किया जनता तय करेगी। कैसे घटवा नहीं रहे बताइए? महाराष्ट्र महंगाई घटा दी, महाराष्ट्र भारत उत्तर प्रदेश से 15 रुपए अधिक पेट्रोल का भाव है, ये तो बढ़ा दिया है आपने। नहीं, मेरी बात सुनो, महंगाई पर ही बात भारत सरकार बढ़ा रही है। आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र में महंगाई नहीं, उत्तर प्रदेश की तुलना में ज्यादा क्यों है, जरा बताइए। पर हर्षवर्धन जी इस बात में मजा आया ना, जब इनके घटक दलों पर और इनके मूल्यों पर सवाल उठे तो घूम फिर के महंगाई के मुद्दे पर आ गए वापस। मतलब खुद को भी लग रहा है दोनों को कि महंगाई का मुद्दा ज्यादा बड़ा है लाउड स्पीकर के मुद्दे से। नहीं अंकित भाई, मुझे ये आश्चर्य लगता है, और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, आज ही मैंने ये लिखा है, मेरे मन में ये प्रश्न बहुत दिनों से आ रहा था कि नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से रंच मात्र वास्ता नहीं रखता, और शिवसेना जो अभी भी उसी की रीति नीति पर चलती है, अभी सेकुलर खांचे में ढकेल दी गई है। अभी वो सेकुलर खांचे में शरद पवार और सोनिया गांधी की वजह से हैं। जिस दिन उससे निकलेंगे फिर से वही दिखेंगे वो शिवसेना वाले। लेकिन सवाल ये है कि उनको तो आपने इतना किनारे कर दिया, और नीतीश कुमार जो नियमित तौर पर भाजपा को अपमानित करते हैं,
उन्होंने बहुत अपमानित करने वाले अंदाज में बयान दिया है कि ये सब कुछ नहीं होता, ये कोई होंगे करते होंगे लाउड स्पीकर वगैरह। वो बयान देखिए, अगर हो तो आप उसको चला दीजिए तो समझ में आ जाएगा। जी, चलाया वो बिहार मैंने में शुरुआत भारतीय में। जनता पार्टी बड़े सियासी संकट से जूझ रही है। नहीं, पर ये बताइए कि जो भारतीय, जैसे मैंने प्रेम शुक्ला जी से पूछा, उन्होंने कहा कि इंप्लीमेंट सबको करना चाहिए। महाराष्ट्र में तो वो मुखर होकर ये बात बोलते हैं और बिहार में सिर्फ कहते हैं देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कर देना चाहिए इसको और इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। भाजपा की वही नीति बिहार के लोग को लेकर भी है सर, लेकिन जितने उत्तेजित आप दिखाई पड़ते हैं महाराष्ट्र को लेकर, मुंबई की आपने मुझे सारी दरगाहों के नाम गिना दिए, बिहार का आपने मुझे एक भी नाम नहीं गिनाया कि वहां पर भी बढ़ रही है आवाज, वहां पर भी आवाज बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये मान ले जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, जो गठबंधन का संकट यानी कि शिवसेना अपने मूल सिद्धांत से हटके सरकार के चक्कर में गठबंधन में खड़ी हुई है महाराष्ट्र में, वही सरकार बनाने के चक्कर में अपने मूल सिद्धांत से हटके आप बिहार में खड़े हुए, फर्क क्या है? राजनीति हम बिल्कुल मूल सिद्धांत से नहीं हटे हैं। हमारा सिद्धांत स्पष्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का तंतोतंत क्रियान्वयन समग्र भारत में होना चाहिए। हमारा बहुत स्पष्ट है, वो महाराष्ट्र में भी होना चाहिए, बिहार में भी होना चाहिए, जम्मू एवं कश्मीर में भी होना चाहिए, तमिलनाडु में भी होना चाहिए। हमारी नीति स्पष्ट है। हर्षवर्धन जी संतुष्ट हैं क्योंकि आपने अच्छा बहस उठा दिया था सवाल जवाब से। देखिए ये ऐसा मसला है कि इससे तो कई बार ये सामने आ चुका है और 2015 में तो बाकायदा नीतीश कुमार चले गए थे लालू जी के साथ। उसके बाद 18 महीने वो अपमानित हुए, तेज प्रताप और तेजस्वी नियमित तौर पर अपमानित करते थे, जेल से फोन चला जाता था एसपी और डीएम के पास, तो नीतीश जी पलट के फिर से भाजपा के पास आए थे। लेकिन क्या मजबूरी का मुख्यमंत्री बिहार के लिए संकट बन रहा है? मैं कह रहा हूं कि ये राजनीतिक दलों का तो उसमें कोई मसला नहीं, बिहार के लोगों के लिए यह बड़ा संकट है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो एक तरह से कहे कि जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं 75, इनकी सीटें हैं 43-44, ये मुख्यमंत्री हैं। प्रेम शुक्ला जी, ऐसी मतलब सत्ता में रहने की ऐसी मजबूरी कि आजकल नीतीश कुमार जी आपने देखा चल के चले गए थे इफ्तार पार्टी में लालू प्रसाद जी के घर पे, जब उनके पुत्र ने वहां पे रखी थी, तो कुछ वहां पर इफ्तार में कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपका लाउड स्पीकर बिहार में बंद हो जाए? इफ्तार में श्रद्धा हो नहीं, जहां इफ्तार, जिसको इफ्तार में श्रद्धा हो इफ्तार करने जा सकता है। हमारे शाहनवाज हुसैन भी गए थे इफ्तार करने जी। तो मैं उसको कुछ बुराई नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से वो आजकल रोज आना जाना हो रहा है, ऐसा ना हो कि वहां पे लाउड स्पीकर का ऑर्डर इंप्लीमेंट कराने से पहले वहां पर भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर बंद हो जाए। अंकित जी, नहीं, अच्छा प्रश्न है आपका, अच्छा प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर ऐसे बंद नहीं होता है जी। बहुत लोगों ने बंद करने का प्रयास किया, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर हिंदुत्व का स्पीकर है, राष्ट्र धर्म का स्पीकर है, अंत्योदय का स्पीकर है, एकात्म मानव दर्शन का स्पीकर, वो चलता रहेगा जी। देखिए, जम्मू एवं कश्मीर के अनुच्छेद 370 के संशोधन पर भी नीतीश कुमार हमारे विरुद्ध थे, हमने कर दिया। राम मंदिर के बारे में भी उनका स्टैंड अलग था, राम मंदिर बन रहा है ना, वैसे ही सारे मामले जो हमने तय किए हैं हम बिहार में भी लागू कराएंगे उसी तरह। हमारी अपनी रणनीति होती है, वो हम टेलीविजन पे घोषित नहीं कर सकते, ये राजनीतिक दल की अपनी मजबूरी है। बिल्कुल सही बात है, और हम तो चाह भी नहीं रहे कि आप कुछ घोषित करें, हम तो बस ये देखने की कोशिश कर रहे हैं जो सामने दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से, उसमें कथनी और करनी में फर्क जो है, हम तो सिर्फ उसको जनता के सामने लेकर आ रहे। तिवारी जी हाथ उठाए खड़े, तिवारी जी, लेकिन ये सवाल तो आप पर भी है। शिवसेना जो इस चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में थी, मुझे याद है 2019 के चुनाव से पहले अयोध्या में जा जाके कि डेट भी बताइए, और उद्धव ठाकरे भी चले गए थे और सभी लोग वहां पे, आदित्य ठाकरे पूरा परिवार जाके पूजन भी करके आया था। आज आप पे आरोप लग रहा है कि देखिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कह रहे हैं सेक्युलर खांचे में आपको ढकेल दिया गया है, हिंदुत्व के, हिंदू हृदय सम्राट की पार्टी के, उसको सत्ता में रहने के लिए सेक्युलरिज्म कोई गाली नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जैसे हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि आपको सेक्युलर खांचे में ढकेल दिया गया है सत्ता के लिए। देखो, हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं, लेकिन अगर राजस्थान की लाउड स्पीकर लगा के हो तो गड़बड़ है, ये सेक्युलरिज्म ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है। एक मिनट मैं बोलता हूं, कल ही राज ठाकरे ने बोला था कि योगी योगी है सब भोगी है, तो अगर हर्षवर्धन जी अगर देखा जाए तो बीजेपी शासित 17 राज्य में भाजपा भी भोगी है, तो ये जैसा 16 फीट और 20 फुट वाली बात की वो गलत थी, तो ये भी गलत है। अब तुम्हारी बात है कि सत्ता बनाने के लिए बीजेपी ने ट्राई किया, बीजेपी की सत्ता बनी नहीं,
हमने पर्याय दिया। अगर हम राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ जाते हैं तो हमने हिंदुत्व छोड़ दिया। ये महबूबा मुफ्ती के साथ जाते हैं, नागपुर में मुस्लिम लीग के साथ जाते हैं, तो इनका हिंदुत्व नहीं जाता। देखो पाखंड है तो पाखंड है, ये देश में ये बात सही है, तो जोड़ो, ये बात सही है। तो अगर बीजेपी का वो पाखंड था तो आप ये भी मान रहे हैं कि ये शिवसेना का पाखंड है क्योंकि सत्ता में रहना है? नहीं नहीं नहीं, ये देखो अब जनता ही तय करेंगी, जनता ही तय करेंगी कि रोजी रोटी रोजगार और महंगाई ये मुद्दा रहेगा कि ये लाउड स्पीकर मुद्दा रहेगा और बुलडोजर मुद्दा रहेगा। मैं एक तिवारी जी आपसे एक जवाब चाहता हूं, क्योंकि कई सारे लोग भी जो इस वक्त देख रहे हैं, हमें लिख भी रहे हैं कि क्या कई बार जब जैसे 1994 और 2022 में आप मुझे फर्क बता रहे थे, पलट के अगर उद्धव ठाकरे की कई बार हम तस्वीरें देखते हैं, वो अपने पिताजी के सामने फूल अर्पण कर रहे होते हैं, उनको भी लगता होगा कि पिताजी को फूल अर्पण करने से जब उनको राज ठाकरे साहब की तरफ देखते होंगे कि आपके सिद्धांतों वाली पार्टी, जो भी सिद्धांत थे अच्छे बुरे, इस पर बहस नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जिसके लिए शिवसेना जानी जाती थी, आपको लगता है कि शिवसेना सरकार में आने के बाद भी वही मुद्दे लेके आगे बढ़ रही है? कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा आपने अपने सिद्धांतों से? देखो उद्धव जी मुख्यमंत्री बोलकर जो राजधर्म का पालन करना चाहते हैं, वो तो मोदी जी गुजरात में रह के भी नहीं कर पाए। उद्धव जी इस कसौटी पे लोग ही जज करेंगे। क्या महाराष्ट्र को नई दिशा में ले जाने के लिए शिवसेना को लोगों ने अप्रिशिएट किया या नहीं किया, लेकिन समय के साथ आदमी को बदलना पड़ता है और समय की ये मांग भी होती है। 2022 में लाउड स्पीकर पर समय बर्बाद कर रहे प्रेम शुक्ला जी और बुलडोजर चला के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पूरा वायलेशन कर रहे हैं। क्या लोगों को सीधा करने का यही रास्ता है? हाँ। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? हाँ? शुक्ला जी तो सुप्रीम कोर्ट जो ये बात कह रहे हैं, कई कोर्ट ने, आज हमने भी देखा कि वो जो खरगोन में भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अब नोटिस जारी कर दिया है, जिस तरीके से बुलडोजर चला। उत्तर प्रदेश की सरकार को भी बड़ी फटकार लगी थी जो बुलडोजर चलाने पे, संपत्तियां तोड़ने के ऊपर, जो सीए एनआरसी के टाइम पे प्रोटेस्ट हुए थे उसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं आप इन सब मुद्दों का इस्तेमाल करके देश का जो असली मुद्दा है उससे भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है आप पे? लगना ही चाहिए, कर तो रहे, सच्चाई है। हमने अंकित त्यागी जी को फोर्स तो नहीं किया ना कि इस मुद्दे पर बहस करें। आप महंगाई पर बहस करते हैं, महंगाई पर बहस करने आते। आप बेरोजगारी पर बहस करने आते, हम उस पर बहस करने आते। आपने ये मुद्दा लाउड स्पीकर कर रखा है, उस पर अपना पक्ष रख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हमने मीडिया होने के नाते उस मुद्दे को उठाया जिस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल और बाकी पार्टियों को लगता है कि उससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है, और उस मुद्दे पर बहस करते हुए हमने महंगाई की बात भी आपसे पूछी और ये भी पूछा कि क्या 2022 में आपके लिए लाउड स्पीकर, हिजाब और साथ के साथ ये बुलडोजर ही मुद्दा रह गया है, या आप और भी कुछ चीजों में बात करेंगे? तो आपको भी मौका दिया बोलने का, बोलिए सर। अंकित जी सुन लीजिए, अंकित बोलिए सर, बोलिए। आप हमारे मेहमान हैं सर, आपको पूरा हक है बोलने का, बोलिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के नहीं ठीक है, जरा किशोर जी आराम से। देखिए भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी जो है वो अर्थव्यवस्था पर रोज बात कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी अर्थव्यवस्था पर रोज बात कर रहे हैं, विदेश नीति पर रोज बात कर रहे हैं, भारत को सशक्त करने पर रोज बात कर रहे हैं। मोदी जी ने कब बुलडोजर पर बात की, मुझे बताइए ना। मोदी जी ने कब लाउड स्पीकर पर बात की? जेपी नड्डा जी ने कब लाउड स्पीकर पर बात की? जेपी नड्डा जी ने कब जो है बुलडोजर पर बात की? अमित भाई ने कब बात की? भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अगर आप जो है आतंकवादियों के घरों को गिराने पर किसी को आपत्ति होगी, सर्वोच्च न्यायालय क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने देना। अभी कंगना रनौत के घर पर इन्होंने किस लिए उद्धव ठाकरे का विरोध किया तो उसका घर तोड़ दिया, और मुंबई हाईकोर्ट ने कहा बिल्कुल आपकी कार्रवाई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी और माफी मांगनी चाहिए, ऐसा कोर्ट ने कहा। उद्धव ठाकरे ने माफी मांगी, और उद्धव ठाकरे के अखबार ने जिस दिन कंगना रनौत का घर तोड़ा उसकी हेडिंग लगाई, तोड़ डाला, उखाड़ लिया। तो साहब कितना निकृष्ट रिपोर्ट की राजनीति। ये बात तो सही है, इस पे जवाब देना होगा, लेकिन उससे पहले यह आप भली भांति जानते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, शिवसेना को इस पर जवाब देना चाहिए। लाउड आप जो बुलडोजर की राजनीति आपने बड़ी खेली और ये बड़ा खुश हो के खेली थी, लेकिन प्रेम शुक्ला जी आपने मुझे गिनवाया, प्रधानमंत्री जी देश की अर्थव्यवस्था पे बात कर रहे हैं, विदेश नीति पे बात कर रहे हैं, देश के ज्वलंत मुद्दों पे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं। देश में कई जगह पर सांप्रदायिक हिंसा हुई, उस पर भी प्रधानमंत्री जी बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे।
प्रधानमंत्री जी से कार्रवाइयां हुई, जहां जहां सांप्रदायिक हिंसा हुई, जहां कार्रवाइयां हो गई वहां शब्दों की आवश्यकता ही नहीं ना। जहां कार्रवाई हो गई, जहां प्रेरणा देने की आवश्यकता होती, संकल्प लेने की आवश्यकता होती है, समाधान की आवश्यकता होती है, समस्या को रेखांकित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जहां पर तिवारी जी जवाब दीजिए। बुलडोजर आज आपको बड़ा बुरा लग रहा है, आज आप कह रहे हैं कि बुलडोजर से भारतीय जनता पार्टी माहौल खराब कर रही है। कंगना रनौत का घर तोड़ते वक्त आपको बुलडोजर में बड़े मजे आ रहे थे, वहां पर आप खूब सारा उनका हेडलाइन बना बना के दिखा रहे थे। अंकित जी, मुझे मालूम था ये घूम फिर के वहीं आ जाएंगे। हाँ, तो मैंने क्या कहा था बताता हूं कि लाउडस्पीकर के बनाने वाले ने भी सोचा नहीं था और बुलडोजर के बनाने वाले भी नहीं सोचा था कि साला इस पे ही चुनाव होंगे। सर लेकिन ये तो आपकी क्रिटिसिज्म पर बात है। आपने कहा कि ये लोग बुलडोजर चला के लाउडस्पीकर खिमा के जनता को गुमराह कर रहे हैं, तो फिर आप भी यही कर रहे थे, कंगना रनौत का घर तोड़ने, बदला लेने की कोशिश कर रहे थे। मैं एक बात बता दूं, सरकार में रहने वाले लोग राजनीतिक पार्टी की चाटुकारिता न करे और जो ऑफिसर है वो अकाउंटेबल रहे, यही मैं बोलता हूं। अगर जो सरकार में है उनकी चाटुकारिता करेंगे तो उनको सजा मिलेगी, मैं सबके लिए कह रहा हूं। तो गलत किया था ना सर बीएमसी ने, उन्होंने काम करना चाहिए। इस शीर्षक वो बुलडोजर जो गया था, बीएमसी का गलत बुलडोजर गया था ना सर, कोर्ट ने भी मान लिया है वो बात। तो नहीं, देखो जो अधिकारी ऐसा काम करे होंगे उन पे कार्रवाई होगी। मैं किसी का सपोर्ट करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन देश में ज्वलंत प्रश्न है। अधिकारी तो बलि का बकरा बनते हैं। श्रीवास्तव जी और त्रिपाठी जी बड़ी देर से सुन रहे हैं आप दोनों के बीच की बात। मैं सबसे पहले श्रीवास्तव जी के पास आना चाहता हूं। श्रीवास्तव जी, मैंने पूछा कि प्रधानमंत्री जी इतनी सारी बातों पर बात कर रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि हमारी टॉप लीडरशिप बुलडोजर लाउडस्पीकर में बात नहीं करती है। जहां पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए वो स्थानीय सरकारों का, प्रशासन का काम है, वो उस पर करते हैं। नहीं, अगर स्थानीय प्रशासन का वो काम होता और वो जस्टिफाइड होता, वो न्यायिक होता, तो फिर कोर्टें रोक क्यों लगा? जहांगीरपुरी में के ही अंदर जो कार्रवाई इन्होंने की है उसमें याद कीजिए कि 9 बजे से कार्रवाई शुरू किए थे और 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तो कहने का मतलब है यथास्थिति बनाए रखने का अगर आदेश 11 बजे दिया गया तो क्या 9 बजे तोड़ा गया जो भवन था या दुकानें थी, क्या ये खड़ा करा देंगे? तो देखिए, ये बर्बरता पूर्वक कार्रवाई है भारतीय जनता पार्टी की, और बुलडोजर और लाउडस्पीकर इस देश के मुद्दे नहीं है। हम तो कहते हैं बुलडोजर जलाने, क्या अगर मान लीजिए माफिया का ही है, गलत तरीके से अर्जित किया हुआ है, आप कोर्ट में गए हुए हैं, आप उसको जब्तीकरण कीजिए, उसके अंदर अनाथालय खोल दीजिए, वृद्धाश्रम खोल दीजिए, नारी निकेतन खोल दीजिए, आंगनबाड़ी खोल दीजिए, नहीं पर श्रीवास्तव जी आपको नहीं, जो आप कह रहे हैं कि कोई मुद्दा नहीं है, पर मुद्दा ये भी तो है ना सर, कितने सालों से कई सारे ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता सबका एक एक करके, जिनका उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने उनके घर तोड़े। सरकारी जमीन पर कोई कब्जा करके बैठ के कुछ बना दे, उसका घर तोड़ा जाए तो क्या जी उसमें अनाथालय बना दीजिए। इस तरह से थोड़ी चलती है सर। सरकार अपनी जमीन हटाकर उसमें तय करेगी उसको कहां अनाथालय बनाना है, उसको क्या कहां बनाना है। भाई बिल्कुल अंकित भाई, एक बात मैं कह रहा हूं कि जब न्यायपालिका और हमारी विधायिका कार्यपालिका सब अलग बनी हुई है तो ये आरोप लगाना सरकार का काम है, लेकिन आरोप पर निर्णय देना, उसकी सुनवाई करना, उसका विचारण करना कोर्ट का काम है। जिसका एनक्रोचमेंट हटाना तो सरकार का काम है ना सर। डिमोलिश कर देंगे और आप अगर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को नहीं लागू करेंगे, आप उचित समय पे उसको 15 दिन की नोटिस नहीं देंगे, तो आप लॉ का जो है वो वायलेशन करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी ने अपना चरित्र बना लिया है। सर ये मुख्तार अंसारी वाली टीस तो नहीं है, क्योंकि कुछ आपके विधायकों के घर भी तोड़े गए। काम किया है। आज आप देख लीजिए कि सकारात्मक भूमिका अगर ये निभा रहे होते तो चाहे राजस्थान के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर या दिल्ली के अंदर बावेला नहीं मचता। इनको समाजवादी पार्टी से सकारात्मक भूमिका सीखनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में न्यायप्रिय ढंग से अगर कोई काम हो रहा है तो हम सकारात्मक भूमिका में हैं, हम आग में घी डालने का काम नहीं कर रहे हैं। और ये नहीं करेंगे, ये क्यों नहीं बिहार के अंदर करवा पा रहे हैं? चलिए, तो आपने अपनी बात कही। हर्षवर्धन जी, मैं कुल मिला के अंत में आपके पास आना चाहता हूं और आपसे इस बात समझना चाहता हूं, दर्शकों को समझा दीजिए। आपने कहा कि ये मुद्दा जो है ये बहुत सारे लोगों के लिए ये दिल में बात थी, वो अब निकल के बाहर आ रही है, लेकिन एक आरोप लगातार ये लगता आ रहा है कि कुछ मुद्दों को एक तरफ से उठाया जा रहा है, चाहे वो हिजाब का मुद्दा हो, कर्नाटक में जो हुआ, उसके बाद ये लाउडस्पीकर का मुद्दा हो, जिस तरीके से बुलडोजर चले उनका मुद्दा हो। कोशिश और आरोप ये लग रहा है कि इससे एक माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, सांप्रदायिकता के खिलाफ भी ये माहौल मतलब बिगाड़ने के लिए, और साथ ही साथ क्योंकि कई जगह पर चुनाव आ रहे हैं तो उसमें फायदा उठाने के लिए।
नहीं, निश्चित तौर पर राजनीति के लिए ही राजनीतिक दल हैं और उनका मूल काम ही यही होता है कि किसी भी मुद्दे को अगर वो जनता को छू रहा है तो उस पर वो माहौल बनाए और सत्ता तक पहुंचे। ये काम हर राजनीतिक दल करता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो मूल बात है, और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि कैसे ये कपीश जी कह रहे थे कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मुंबई में दाऊद इब्राहिम की संपत्तियां हैं, कोई खरीदार नहीं मिलता है। यूपी में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की संपत्तियां हैं, कोई खरीदार नहीं मिलता है। सरकार जब्त भी कर लेना तो भी कोई खरीदने वाला नहीं मिलता है, किसी की हिम्मत नहीं होती। मैं उसी प्रयागराज शहर से हूं जहां अतीक अहमद का घर टूटा है और कपीश जी बीच में नहीं बोलते, बीच में नहीं बोलते, असभ्यता नहीं करते, असभ्यता नहीं करते, सभ्य तरीके एक एक करके सर, आप बीच में नहीं बोलते। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, एक एक करके सर, एक एक करके बोलेंगे तो ये ठीक नहीं है। कपीश श्रीवास्तव बीच में बोलता बदता। कपीश जी आपने अपनी बात कही थी, सुन लीजिए उनकी बात, उनको पूरी बात करने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा जवाब देने का। नहीं कीजिए, आप बीच में बोलेंगे कपीश जी फायदा नहीं है, आप दोनों बोलेंगे अपनी बात खत्म नहीं कर पाएंगे। जो हमारे दर्शक हैं उन्हें समझ में भी नहीं आएगा कि आप किस बात को लेकर गुत्थम गुत्था हैं। कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को दर्द होने लगा, क्योंकि उनको पता है कि मैं जो बात कह रहा हूं ये सलीके के साथ बहुत चुभेगी, उनको बहुत गहरे चुभेगी, उनको पीड़ा दे रही है, इसलिए वो परेशान हो जाते हैं। मैंने किसी का नाम लिया, किसी राजनीतिक दल का नाम लिया क्या? मैंने दो लोगों का नाम लिया। एक दाऊद इब्राहिम जो भगोड़ा है, आतंकवादी है, जिसके बम धमाके कराए, एक अतीक अहमद जो अपराधी है। और इसके बाद ये बता रहे हैं कि टूट पड़े। ठीक है, इनको लगा कि इनका कुछ संबंध है उससे। अब वो उनकी आपने दुखती रग पर हाथ रख दिया, या वो ये बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे घर किसी का भी हो वो तो कोर्ट को तय करना होगा कि अवैध है या नहीं। इस बात इनकी जरूर बोल दूं जी, जो घर अतीक अहमद का टूटा वो प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना में घर बना है। ये कह रहे थे अनाथालय बना दीजिए, घर बना है, प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना में घर बना है। और जो भी घर टूटेगा न्यायालय में वो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो न्यायालय पे छोड़ देते हैं। जैसे प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे, देखिए लाउड स्पीकर पे हमें मत बताइए कि हमने इसका मुद्दा बना दिया, वो तो कोर्ट ने तय कर दिया, इसमें कोई मुद्दा नहीं है, इंप्लीमेंट कराने की बात है। अब वो अभी क्यों इंप्लीमेंट होने की सबको याद आई है, ये एक बात अलग बहस का विषय हो सकता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रेम शुक्ला जी, तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, किशोर तिवारी जी हमसे जुड़ने के लिए, साथ ही साथ कपिल श्रीवास्तव जी और हर्षवर्धन जी। हमेशा बहुत बढ़िया रहता है आप लोगों से बात करके, कुछ ज्ञान की दो बातें होती हैं, कुछ हमारा भी ज्ञानवर्धन हो जाता है। अब आपको क्या लगता है, ये जो शोर पूरा हो रहा है लाउड स्पीकर पर, यही शोर सुनना चाहते हैं? इसी शोर का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है? हो सकता है लोगों के दिल में ये मुद्दा हो, लेकिन क्या जो बाकी परेशानियां अभी हम झेल रहे हैं इतनी गर्मी में, बिजली नहीं आ रही है, वो मुद्दा ज्यादा जोर पकड़ना चाहिए, वो लाउड स्पीकर से सरकारों तक पहुंचना चाहिए? ये भी आप पे सोचने के लिए छोड़ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला टाइम्स नाउ नव भारत पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।